आलोक आईएएस अकेडमी चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, अब मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी आपके लिए उपलब्ध हूँ, क्योंकि ऑफलाइन से मैं सभी बच्चों तक अपनी पहुँच को उपलब्ध नहीं करा पाता हूँ। विद्यार्थियों का यह कहना था, जो लोग जॉब कर रहे हैं या दूर हैं, उनके लिए भी मैं अपने ज्ञान के क्षेत्र को खोलूं, उन तक भी अपनी बात को पहुंचा पाऊं। इसीलिए मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को, ये अलग बात है कि थर्ड वेव खत्म हो रही है तब चुना है, थोड़ा सा लेट हूं, पर देर आए दुरुस्त आए, ये भी कहावत चरितार्थ होती है। तो हम लोग जो टॉपिक मैं आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, उसमें हिस्ट्री का एक टॉपिक है। तो आप जानते हैं कि अगर हम सिविल के लिए बात करें तो हिस्ट्री में हम इसके 4 डिवीजन कर सकते हैं: एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल एंड मॉडर्न। ये 3 डिवीजन हैं जो में प्री मेंस दोनों में पढ़ने होते हैं, और मेंस में वर्ल्ड हिस्ट्री और आपके साथ जुड़ जाती है। ये 4 पोर्शन आपको इतिहास में पढ़ते हो। तो दोस्तों, जो मैं पोर्शन सबसे पहले कवर कर रहा हूं वो मॉडर्न इंडिया का है, मॉडर्न हिस्ट्री का है। वैसे मुझे एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न और वर्ल्ड इस हिसाब से पढ़ाना चाहिए, लेकिन क्योंकि कंपटीशन एरा में अलग अलग रूप में चीज़ें पूछी जाती हैं, इनका आपको एंशिएंट आती है तो ही मॉडर्न समझ में आएगी, ऐसा कतई बिल्कुल नहीं। मॉडर्न का अलग अपना क्षेत्र है, एंशिएंट अलग है और मिडिवल अलग है, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया क्योंकि बहुत ज़्यादा डिमांड में रहती है और बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा मात्रा में आती है, हमारे आपके बीच में तारतम्य बने रहे, इसीलिए मैं थोड़ा सा इजी पोर्शन से यानी मॉडर्न इंडिया से शुरू करता हूँ। तो मॉडर्न इंडिया में भी मैंने जो टॉपिक लिया है, उस टॉपिक में जो पहला टॉपिक है वो है रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का विद्रोह। का जो विद्रोह है, ये कई मायनों में बहुत ऐतिहासिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि ये पहली बार एक ऑर्गेनाइज रिवोल्ट हुआ था। हम सब इतिहास में पढ़ते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइज विद्रोह था 1857 का। ये बात सही भी है, लेकिन अगर हम देखें, इसे थोड़ा सा और गहराई से चिंतन करें तो हमें समझ में आता है। हम चिंतन जब करते हैं, हम सोचते हैं, वही तो ब्यूरोक्रेट बनता है। नॉलेज सिर्फ इसलिए मायने रखता है कि हम ब्यूरोक्रेट की तरह परिपक्व, मैच्योर, नॉलेज और बैलेंस सोच के व्यक्ति बन जाए। ये सिविल सर्विसेज की तैयारी का पहला उद्देश्य है। सिर्फ पढ़ने से आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन सिर्फ पढ़ करके आप आईएएस या किसी भी स्टेट की पीएससी इसको क्रैक नहीं कर सकते। तो जब हम 1857 के रिवोल्ट को देखते हैं तो ये बात सब क्लियर, हम सब जानते हैं कि 1857 का रिवोल्ट अंग्रेजों के खिलाफ एक ऑर्गेनाइज विद्रोह था। लेकिन क्या ये ऑर्गेनाइज था या नहीं था, इसमें अभी आगे हम बात करेंगे, बट एज ए इंडियन मैं मानता हूं कि इट वॉज एन ऑर्गेनाइज रिवोल्ट। हाँ, ये बात अलग है कि बहुत सारे जो इतिहासकार हैं, जो खासकर अंग्रेजी इतिहास के नजरिए से लिखते हैं, वो ये मानते हैं कि ऑर्गेनाइज विद्रोह नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये दूसरी बात आपसे बताने जा रहा हूँ कि 1857 का जो रिवोल्ट था, ये न केवल अंग्रेजी शासन के समय में पहला ऑर्गेनाइज विद्रोह था। अगर आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय चरित्र पर हम जाते हैं तो इसे पहला नहीं तो दूसरा ऑर्गेनाइज रिवोल्ट कर सकते हैं पिछले 1000 सालों का। जब से 1000 AD के बाद जब भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना होती है, दिल्ली सल्तनत के रूप में, गुलाम वंश के रूप में, फिर उसके बाद मुगल सत्ता की स्थापना होती है, और उसके बाद मुगल सत्ता का पतन होता है और अंग्रेजी सत्ता की धीरे धीरे जो वारा, प्लासी और बक्सर से अंग्रेजी सत्ता की इस्टेब्लिशमेंट शुरू होती है। वो जो इस्टेब्लिशमेंट धीरे धीरे बढ़ती है और वो संपूर्ण भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लेती है, उस सत्ता के खिलाफ भी और 1000 सालों में किसी भी राजनीतिक सत्ता के खिलाफ यह बड़ा जन आंदोलन था। पहला मैं इसलिए कहता हूं कि पहला इसलिए था ये जन आंदोलन क्योंकि इसमें जनता ने पिछले 1000 सालों में इतनी बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट नहीं किया था। स्वतः स्फूर्त सुमोटो के तहत
हाँ, दूसरा मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि शिवाजी जी के नेतृत्व में, शिवाजी महाराज के नेतृत्व में, छत्रपति शिवाजी जी के नेतृत्व में आंदोलन हो चुका है, विद्रोह हो चुका है, बट वो सही मायने में जन आंदोलन नहीं था। इसीलिए 1857 के विद्रोह का महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि पिछले 1000 सालों के बाद, 1000 साल के राजनीतिक शोषण के बाद, 1000 साल की लड़ाई के बाद अंततोगत्वा भारत की जनता ने रिवोल्ट किया, भारत की जनता ने सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया। दोस्तों, इसका अर्थ कदाप ये न लगाएं कि मैं ये कह रहा हूं कि मुगलों के शासन में, तुर्कों के शासन के अगेंस्ट भी विद्रोह हुआ, क्योंकि ये विद्रोह तो मुसलमानों और हिंदुओं ने मिलकर के एक शोषक चरित्र वाली ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया था। दिस रिवोल्ट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश इंपीरियलिज्म। तो ब्रिटिश एम्पायर के खिलाफ विद्रोह था। ये जो सांप्रदायिकता का जहर है वो यहीं से पैदा हुआ था। द रिवोल्ट ऑफ 1807 के बाद पैदा किया गया था। इसके पहले 1000 सालों से इस देश में हिंदू मुस्लिम एक साथ रह रहे थे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं थी। ये समस्या की जड़ है 1857 के रिवोल्ट के समय में हिंदुओं और मुसलमानों का एक साथ मिल जाना। तो ये कारण बना 1857 के विद्रोह का, ये 1857 के विद्रोह के बाद जो सांप्रदायिकता का। तो दोस्तों, आज जो हम टॉपिक पे परिचर्चा कर रहे हैं, इसकी मैंने स्टार्टिंग बताई आपकी कि ये पहला विद्रोह था जो ऑर्गेनाइज था और ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ था। दोस्तों, अगर हम देखें कि जो ये विद्रोह था ये हुआ ही क्यों, इसके कारण क्या थे, इसकी जो कारणों में अगर जाएं तो हम देखेंगे जो फर्स्ट कारण हम लेंगे वो पॉलिटिकल लेंगे। पॉलिटिकल, राजनीतिक कारण। अगर हम देखें कि पॉलिटिकल क्या कारण था कि राजनीतिक रूप से विद्रोह हुआ या राजनीतिक कारणों से 1857 का विद्रोह हुआ, तो इसमें बहुत बार हम लोग देखते हैं कि डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी जब भारत में गवर्नर जनरल बनकर आए, उस समय तक ब्रिटिश सत्ता की जमीन की भूख और बढ़ चुकी थी। अगर हम वर्तमान में देखें तो इस बात को हम रिलेट कर सकते हैं चाइना के साथ में, चीन के साथ। इस समय चीन की जमीन की भूख इतनी बढ़ रही है कि दुनिया के 8-9 देशों से उसकी बाउंड्रीज लगती है और 13 से 14 देशों के साथ उसके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं। तो समुद्र में दूसरे देशों के बीच जा करके भी वो फिलीपींस के साथ, वो मलेशिया के साथ अपने बॉर्डर डिस्प्यूट को क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि बस समुद्र का नाम साउथ चाइना सी है, तो कहता वो मेरा है। जैसे हिंद महासागर कहते हैं इंडियन ओशन, तो क्या हम इंडियन ओशन के जितने देश हैं वहां जाकर के बॉर्डर डिस्प्यूट करने लगे? नहीं कर सकते ना, लेकिन चाइना है। इसी तरह से मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि वर्तमान में आप चाइना की जो लैंड डिजायर है, जमीन की जो भूख है जमीन प्राप्त करने की, उससे जब आप तुलना करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिश सत्ता की कितनी भूख थी अपनी जमीन को बढ़ाने के लिए। भारत को जीत चुके थे, बट भारत में जो वो स्वतंत्र रियासतें थी, थोड़े से इंडिपेंडेंट स्टेट थे, भले ही वो उनके फैमिलियर स्टेट्स थे, बट उनको भी वो खा जाना चाहते थे। और डलहौजी ने उसके लिए एक नीति बनाई, वो नीति डलहौजी की हड़प नीति कहलाती है, जिसमें वो सक्सेसर को लेकर के, उत्तराधिकार के प्रश्न को लेकर के वो डलहौजी की नीति थी। जिसमें डलहौजी ने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने किया था कि कोई भी अगर एम्पायर है, उसका अगर राजा का पुत्र नहीं होता तो वो उत्तराधिकारी को गोद नहीं ले सकता। उसके लिए पहले कंपनी से परमिशन लेना होगा, और अगर कंपनी चाहेगी तो फिर वो जो है उत्तराधिकारी ले सकती है। ये एक कारण बना। आप देखेंगे झांसी है, झांसी को इसी तरह से मिलाया गया, क्योंकि जो झांसी के महाराज थे, उनका जो पुत्र था, उस पुत्र की प्राप्ति उन्हें नहीं हुई। गर्भ में ही संभवतः महारानी लक्ष्मीबाई का पुत्र खत्म हो गया था षड्यंत्र के तहत। उसके बाद उन्होंने एक दत्तक पुत्र लिया और इधर महाराजा की मृत्यु हो जाती है। दत्तक पुत्र की एक्सेप्टेंस डलहौजी की उस नीति की वजह से स्वीकार नहीं की गई।
यानी अब डलहौजी को कि वो नीति झांसी को हड़पने के लिए बहुत उचित थी और इस तरह से उसने झांसी को अपनी तरफ मिलाने का प्रयास किया। उसके साथ साथ एक उसी के साथ लॉ एंड ऑर्डर बेस भी उसने एक नीति बनाई थी कि अगर किसी साम्राज्य का लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है तो उसको भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाएगा। और अवध का विलय इसी वजह से किया गया। आप जानते हैं भारत में अवध एक ऐसी रियासत थी जिसने जो जो अंग्रेजों ने कहा उसको अक्षर से फॉलो किया। अवध ने कभी कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो ब्रिटिश सत्ता के अगेंस्ट हो, फिर भी अवध को मिला लिया गया। पंजाब में 1848 में पंजाब के शासक की मृत्यु हो गई और क्योंकि उनके भी कोई पुत्र नहीं थे तो 1849 में पंजाब का वेद ग्रहण कर लिया गया। तो आप देखेंगे पंजाब का जो एनेक्सेशन है, अधिग्रहण है, या अवध का जो एनेक्सेशन है, अधिग्रहण है, झांसी का जो अधिग्रहण है, ये जो बड़ी रियासतें हैं, इन रियासतों के अधिग्रहण के एनेक्सेशन की वजह से भारत में एक राजनीतिक उथल पुथल बसती है। आपको एक राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देती है। ये जो राजनीतिक उथल पुथल है अर्थात पॉलिटिकल इनसिक्योरिटी, आपको दिखाई देगी। ये जो राजनीतिक अस्थिरता है, जो ये राजनीतिक असुरक्षा है, इसी ने 1857 के विद्रोह को जन्म दिया। क्यों? क्योंकि अब अवध के लोगों को लगने लगा, आपको जानकर आश्चर्य होगा, यह जो पुराने विद्यार्थियों जानते हैं, बहुत सिंपल बात है कि अवध में ही सबसे ज्यादा जो पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन सोल्जर्स है उसका जो रिप्रेजेंटेशन है वो अवध करता है। हाँ, उस समय यानी सबसे ज्यादा सोल्जर्स थे वो अवध से भाग लेते थे। अब अभी तक क्या था कि जो अवध के सोल्जर्स, उनको लगता था कि कम से कम वो स्वतंत्र है, उनके परिवार स्वतंत्र है। जब अवध का एनेक्सेशन हुआ तब जाकर के उनको पता चला कि वो भी गुलाम है, या एहसास ए गुलामी आई। दूसरा, ब्रिटिश सत्ता जब किसी भी एम्पायर को अपने में मिलाती है तो उसका आर्थिक शोषण और बढ़ जाता है। यानी अब अवध के जो सैनिक हैं, जो सैनिक तो हैं बट वो किसान के बेटे हैं, यानी कोई भी ऐसा सैनिक शायद ना हो ब्रिटिश सत्ता में जो कृषि से जुड़ा ना। यानी अब उन्हें अत्यधिक जो कर दे रहे हैं, जो उन्हें एक इंडिपेंडेंस की जो फीलिंग थी कि कम से कम अवध एक स्वतंत्र राष्ट्र है, ब्रिटिश सत्ता का सहयोगी है, तो अवध के निवासी होने का जो गर्व था वो गर्व का चूर्ण हुआ। पंजाब के पंजाबी होने का जो गर्व था वो चूर्ण हुआ। झांसी का जो बुंदेलखंडी होने का जो दर्द था उसे चूर्ण किया, उसे कमजोर किया, उसे नष्ट किया अंग्रेजों ने। और ये बहुत बड़ी गलती की थी ब्रिटिश सत्ता ने। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सत्ता के पास भी एक दर्द था, एक घमंड था कि वो अब भारत में अपने झंडे के अधीन ही सभी को लाना चाहते थे। वो चाहते नहीं थे कि उनके झंडे के बीच में कोई अवरोध है। और इस तरह से आप देखेंगे कि जो ब्रिटिश सत्ता है वो एरोगेंस के उस लेवल तक पहुंच जाती है जहां से उसको एशिया में भारत जैसे लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स के अगेंस्ट उसे लड़ना पड़ता है। ये देश जो कभी मुसलमान हिंदू के रूप में अलग अलग परिभाषित होता था, 1857 के विद्रोह में एक भारतीय के रूप में अपने आप को परिभाषित करता है। तो एक राजनीतिक कारण था जो मेजर राजनीतिक कारणों में हम आते हैं। लेकिन अगर हम दूसरा कारण माने, इकोनॉमिक को ले, अगर हम आर्थिक कारण लें, अगर हम आर्थिक कारणों की बात करें तो हम देखेंगे कि आर्थिक कारणों में शोषण, आर्थिक शोषण यानी करों का, टैक्सेस का अत्यधिक मात्रा में लागू होना, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, ये बढ़ता चला गया ब्रिटिश सत्ता ने टैक्स की मात्रा को इतना बढ़ा दिया था
कि भारत के लोग बोले मरना तो है ही, जब मरना ही है, भूखों मरना है। वो आपको याद होगा कि, या मैं बताऊं, मॉडर्न इंडिया में एक जगह पर उल्लेख मिलता है बिपिन चंद्र पाल जी की किताब में, नहीं वो मैं नाम भूल रहा हूँ, मॉडर्न इंडिया में मैं नाम राइटर का भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक उल्लेख मिलता है, उसमें मिलता है कि एक अंग्रेज ने एक पत्र लिखा अपने बड़े अधिकारी को कि साहब इस गांव में इतनी गरीबी है कि अन्न का एक दाना मुझे नहीं मिल रहा, हाँ सूखी घास अवश्य है, तो अगर आपकी अनुमति हो तो मैं इस गांव का टैक्स माफ करूं। तो ब्रिटिश सत्ता के अधिकारी ने लिखा, क्या लिखा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, मेरे खड़े हो गए थे, जब जब मैं ये बात पर चर्चा करता हूं मेरे खड़े हो जाते हैं रोंगटे। तो उसने लिखा कि घास बहुत अच्छी चीज है, इसे बेच करके आप टैक्स वसूलें। तो ब्रिटिश सत्ता का जो कुचक्र था कर वसूलने का, अत्यधिक कर इंपोज करने का, उसको भारतीयों ने एक अपने क्या कहें, इस दुष्चक्र को तोड़ने के लिए जब भी उन्हें मौका मिला, ऐसा नहीं कि 1857 को विद्रोह कोई पहला विद्रोह था ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ, सन्यासी विद्रोह से शुरू हो जाता है बंगाल में, यानी ब्रिटिश सत्ता 1757 में एस्टेब्लिश हुई, 1764 में एस्टेब्लिश हुई, और उसके तुरंत बाद आपको बंगाल में सन्यासी विद्रोह के रूप में रिवोल्ट दिखाई देने लगता है। यानी सत्ता जब स्थापित होती है इस देश में, तो वो सत्ता की इस्टेब्लिशमेंट के साथ ही इस देश में विद्रोह भी आपको दिखाई देने लगते हैं। लेकिन जो ऑर्गेनाइज विद्रोह है, राष्ट्रीय चरित्र का जो विद्रोह है, वो आपको दिखाई देता है 1857 के रिवोल्ट के रूप में, जिसमें अंग्रेजों की राजनीतिक कारण और आर्थिक कारण को हमने विश्लेषित किया है। अगर इसके साथ में हम दूसरे कारणों की बात करें, दैट इज द रिलीजियस फैक्टर या धार्मिक कारण, तो हम अगर धार्मिक कारणों में जाते हैं, रिलीजियस फैक्टर या धार्मिक कारण, तो रिलीजियस फैक्टर में धार्मिक कारणों की अगर हम बात करें तो अंग्रेजी सत्ता ने हमेशा प्रयास किया कि पहले भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाई जाए। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आने के बाद फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट में और ब्रिटिशर्स के बीच में एक सुगबुगाहट धर्म के लिए होती है, कन्वर्जन के लिए होती है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश सत्ता का ये मानना था कि भारत में जो इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई है, हमने भारतीयों को जो गुलाम बनाया है, हमने उनको राजनीतिक रूप से नियंत्रित किया है, इसका क्या परिणाम निकल सकता है, इसका और क्या फायदा मिल सकता है, तो उसका फायदा रिलीजियस मिल सकता है। वो ये मानते थे कि ईश्वर ने, गॉड ने उन्हें मौका दिया है। किस बात का मौका दिया है? कि वो भारत में ईसाई धर्म का प्रचार कर सके। इसके लिए धर्म के आधार पर जो राजनीतिक कारणों में ये जनता के अंदर बात घर कर गई कि ब्रिटिश शासक न केवल वो उन्हें राजनीतिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, धार्मिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, आर्थिक रूप से चोट पहुंचा रहे हैं, बल्कि वो धार्मिक रूप से भी उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इसमें दो चार घटनाएं आग में घी का काम करती हैं, क्योंकि जो राजनीतिक सत्ता होती है वो संदेश के माध्यम से समझी जाती है। जैसे इस समय यूपी में चुनाव है, आप देखोगे बहुत सारे संदेश धार्मिक आधार पर दिए जा रहे हैं। अखिलेश यादव के समय में 2013 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, आज भी उन्हें बताया जाता है। बाबरी मस्जिद विध्वंस में अखिलेश के पिताजी ने गोलियां चलाई थी, श्री मुलायम सिंह यादव जी ने, उसको लेकर आज तक सपा को आंसर करना पड़ता है। पॉलिटिकल संदेश बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसीलिए जब ब्रिटिश सत्ता यहाँ स्थापित हुई तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हमें मौका दिया है, गॉड ने हमें मौका दिया है कि हम भारत को राजनीतिक रूप से भी आश्रित कर लें, धार्मिक रूप से भी आश्रित कर लें, और सांस्कृतिक रूप से भारत को अपने ऊपर बसा लें, भारत को अपने अंदर जज्ब कर लें, जिससे भारत कभी फिर किसी तरह से स्वतंत्रता की प्राप्ति की बात न करें। और इसके लिए उन्होंने कई काम किए। एक काम ये किया कि उन्होंने एक ऐसा एक्ट बनाया
जिस एक्ट के तहत अगर कोई व्यक्ति हिंदू है और वो अपना धर्म ईसाई धर्म में या और भी किसी इस्लाम में कन्वर्ट कर लेता अपने आप को, तो उसकी प्रॉपर्टी राइट नहीं खत्म होगा। पहले क्या था कि प्रॉपर्टी राइट था घर में सबसे बड़े मेल के पास, घर का जो सबसे सीनियर मेल होता था प्रॉपर्टी उसी की होती थी, और वह पूरे परिवार को कुटुंब मानता था और सबकी मदद करता था और सारे अधिकार उसके पास थे। इसीलिए कहते हैं बड़ा भाई पिता समान होता है। क्यों? क्योंकि घर में जो भी सबसे बड़ा है वही उस घर का, उस प्रॉपर्टी का मालिक है। अंग्रेजों ने इस अधिकार को खत्म कर दिया क्योंकि इससे कन्वर्जन नहीं किया जा सकता था, और इसीलिए अंग्रेजों ने उस राइट को एक नया बिल लेकर के आते हैं, और उस बिल के तहत कोई व्यक्ति अगर हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई बनता है या इस्लाम धर्म को ग्रहण करता है तो वो अपने इनहेरेंट राइट को, प्राकृतिक अधिकार को, जो परिवार के प्राकृतिक अधिकार को नहीं खोता है। सॉरी, थोड़ा सा स्वास्थ्य कम अच्छा है मेरा। खैर, तो इस तरह से भारतीयों को ये लगना प्रारंभ हो गया कि वो उनके धार्मिक अधिकारों को खत्म करना जा रहे हैं। तीसरा अगर हम कारण देखें, थर्ड एंड फोर्थ अगर हम कारण देखें तो वो है आर्मी, सैन्य कारण। सैन्य कारण की अगर हम बात करें, आर्मी बेस की बात करें, तो आप जानते हैं कि जो ब्रिटिश सोल्जर होता था उसकी सैलरी और भारतीय सोल्जर्स की सैलरी में भी जमीन आसमान का अंतर होता था। और दोस्तों, आप ये मान के चले कि जब सेना में इक्वल रैंक पर इक्वल वेतन नहीं है, इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है, सेना के ऊपर के पोस्ट रिजर्व है कि वो भारतीयों को नहीं दिए जाए, तो अगर ये सारे कारण सेना में हैं, जेंडर के आधार पर, या यूं कहें कि ब्रिटिश भारतीय होने का और ब्रिटिशर्स होने के कारणों से उनके बीच में रिस्पेक्ट की, वेतन की और सारी डिस्क्रिमिनिटीज और सारी असमानताएं व्याप्त कर दी जाती थी। तो इस वजह से सैनिक अपने आप को कभी भी ब्रिटिश सत्ता से जोड़कर नहीं देख पाए। उन्होंने उसे केवल एक नौकरी की तरह लिया, एक जॉब की तरह। और जब कोई चीज़ एक जॉब की तरह हो जाती है, एक नौकरी की तरह हो जाती है, तो सीधी सी बात है उसमें लगाव की मात्रा कम हो जाती है। अपमानजनक चीज़ें ब्रिटिश सत्ता के साथ हमेशा होती रही। और 1857 के रिवोल्ट का कि अगर हम पीछे जाते हैं तो उस पीछे जाने में आपको मंगल पांडे नामक एक सैनिक दिखाई देगा, जिसने एक तारीख है, वो है 28 मार्च 1857, 28 मार्च 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। हैंग टू डेथ कर दिया जाता है, मंगल पांडे को फांसी मिलती है। इसलिए उन्हें जब 28 मार्च 1857, हो सकता है कभी डेट गलत हो जाए तो आप गूगल कर लीजिएगा, कोशिश करूंगा कि कोई चीज़ गलत ना हो, हमेशा ऑथेंटिक बनी रहे। उसके बाद सॉरी 28 मार्च को उन्होंने चर्बी लगे कारतूसों को यूज करने से मना कर दिया, और इसके विरोध में 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। 28 मार्च को उन्होंने चर्बी लगे, अब चर्बी लगे कारतूसों को आप जानते हैं, नई नई गन रॉयल एनफील्ड का प्रवेश हुआ था उसी बुलेट के नाम पर, जो आज हम रॉयल एनफील्ड चलाते कंपनी, और उसने नई एक मशीन, वो बंदूक बनाई थी जो ज़्यादा दूर तक मार कर सकती थी, ज़्यादा इफिशिएंट थी। लेकिन उसमें जो कारतूस का कैप जो होता था उसको निकाल कर बंदूक में डालना होता था, और उस कैप को में क्योंकि वो फिक्स ना हो उसमें ग्रीस लगाई जाती थी, और ग्रीस गाय और सूअर की चर्बी से बनी होती थी। दोस्तों, आप जानते हैं गाय हमारे लिए माँ है हिंदुओं के लिए, और सूअर
इस्लाम धर्म में सूअर का बहुत बुरा स्थान है, अपवित्र माना जाता है। तो हमारी पवित्रता, हमारी माँ को मारकर हमारे भावनाओं को अंग्रेजों ने प्रभावित किया, और मुसलमानों में सूअर की चर्बी को लेकर के उनके धर्म को भी प्रभावित किया, और इस तरह से यह धार्मिक भावनाओं को प्रभावित किया। जो 1857 का विद्रोह है वो धार्मिक भावनाओं के शोषण के परिणाम स्वरूप शुरू होता है। बाकी कारण तो हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। तो जो मेन तात्कालिक कारण बनता है वो यही बनता है कि चर्बी लगे कारतूसों का उपयोग। तो पॉलिटिकल कारण आपको मैंने डिस्कस किया, इकोनॉमिकल रीजंस आपको बताए मैंने, रिलीजियस कारण भी आपको बताए, जो सैन्य कारण है वो भी मैंने आपको बताया। उसके साथ में जो तात्कालिक कारण है वो मंगल पांडे, आलोक पांडे, ऐसे ही पांडे लगा करके अच्छा लगता है कभी कभी, लेकिन हाँ तो ये 4 कारण बनते हैं 1857 के रिवोल्ट के। और उसके बाद ये रिवोल्ट आपको दिखाई देता है सबसे पहले मेरठ में 9 मई को। मेरठ में 9 मई को ये विद्रोह आपको दिखाई देता है। 9 मई को मेरठ में हमें सबसे पहले विद्रोह दिखाई देगा, और ये विद्रोह उसी जो विरोध की जो प्रक्रिया थी उसी विरोध का कारण बना जो मंगल पांडे को फांसी दी गई थी। अभी आपको बताई था मैंने 4 अप्रैल को। उसके बाद 9 मई को मेरठ में विद्रोह की एक प्रक्रिया शुरू होती है, और ये लोग 10 मई को मेरठ में विद्रोह होता है, और ये 11 मई को 1857 को जो रिवोल्ट है, जो विद्रोह है, वो दिल्ली पहुंच जाता है। ये सैनिक रात भर चलते हुए मेरठ से दिल्ली लगभग जितना 100-150 किलोमीटर है, ये लोग वहां जाते हैं। बहादुर शाह जफर से विद्रोह के नेतृत्व करने के लिए कहते हैं। अब जानते हो बहादुर शाह जफर जो लाल किले में रहता था, उसकी सत्ता बस लाल किले के अंदर तक रह गई थी। जो मुगल सल्तनत की जो दुनिया की सबसे ताकतवर सत्ताएं थी, उन सत्ताओं में से एक थी या सबसे ताकतवर सत्ता थी, उसका उत्तराधिकारी 1857 में लाल किले के अंदर पेंशन के रूप में, पेंशनकारी के रूप में, पेंशन भोक्ता के रूप में, पेंशन उठाने वाले व्यक्ति के रूप में जी रहा था। तो दोस्तों, जब उसे लगा, शुरुआत में तो हिचक हुई कि खाम मारे जाएंगे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि स्वर्ग की गुलाबी से नर्क की बासात अच्छी, अब तो मरना है ही। बहादुर शाह जफर ने जरूर सोचा होगा कि लुढ़कना तो है बच्चा, तो फिर क्या किया जाए, लड़के लुढ़कता है, शायद सत्ता वापस मिल ही जाए। क्यों? क्योंकि सत्ता का चरित्र न तो 1857 में बदला था, न 1080 में बदला था, न 2021 में बदला। सत्ता का चरित्र है उसे प्राप्त करना। अगर कोई शासक है, सत्ता को उसे प्राप्त करना उसकी पहला अंतिम लक्ष्य होता है। सत्ता ही चाहिए जिससे आप अपने विचारों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मेरठ से विद्रोह जो शुरू हुआ 10 मई को, 11 मई को विद्रोह जो है वो दिल्ली पहुंच जाता है, और उसके बाद देश के अलग अलग कोनों में, कानपुर में, झांसी में, लखनऊ में, या देश के अलग अलग कोनों में आपको विद्रोह दिखाई देने लगता है। जब हम देखते हैं कि अगर हम देखें कि कौन सा विद्रोह सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड रहा, तो अगर हम देखें तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक इतिहासकार थे डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद। उन्होंने कहा कि अगर हम देखें, वैसे तो पूरा का पूरा रिवोल्ट ही बहुत तीव्र गति से हुआ था, अगेंस्ट था, लेकिन अगर देखें तो लखनऊ का जो विद्रोह था, लखनऊ रिवोल्ट, ये लखनऊ का विद्रोह था, ये विद्रोह सबसे ज्यादा ऑर्गेनाइज था पूरे नॉर्थ इंडिया में। क्योंकि जो ये विद्रोह था, इसमें हम अभी जब आगे पर चर्चा करेंगे तो इसमें आपको बताएंगे कि क्यों जो लखनऊ रिवोल्ट है वो क्यों जो रिवोल्ट है उसे उत्तर भारत में ज़्यादा लोगों ने समर्थन दिया, इसीलिए इसे राष्ट्रीय चरित्र से मानने से लोग मना कर देते हैं। लेकिन फिर भी फिलहाल हम बात करें कि इंडिया में जितने रिवोल्ट हुए उसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनाइज रिवोल्ट आपको हमें लखनऊ में दिखाई देता है
जो बेगम हजरत महल के नेतृत्व में, बेगम हजरत महल के नेतृत्व में थोड़ा सा मैं बहुत गहरा तो नहीं, बट फिर भी जितना हो सकता है मैं आपको हल्का सा डीप, क्योंकि इंट्रोडक्शन क्लास है और 1857 का रिवोल्ट बहुत बड़ा बेस माना जाता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको भले ही थोड़ा सा एक की जगह 2 वीडियो बन जाए, लेकिन पहले एक बेस बना दें, फिर एक वीडियो और आपको उपलब्ध करा देंगे, जिससे आपका 2 वीडियो में 1857 रिवोल्ट कवर हो जाएगा। फिर बाकी आगे जैसे आपकी डिमांड आएगी। तो बेगम हजरत महल जो इसका नेतृत्व करने में थी, दूसरा राजा मान सिंह, हनुमंत सिंह, इन लोगों के नेतृत्व में आपको द रिवोल्ट ऑफ 1557 इन लखनऊ दिखाई देता है। बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से ये विद्रोह को लेकर के आते हैं। जो बेगम हजरत महल है, उनकी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा भी थी। वो अपना, उनका जो बेटा का नाम था ब्रजेश कदर, ब्रजेश कदर, इसको शासक बनाना चाहती थी। और उन्होंने उसे उत्तराधिकारी बनाया भी। हाँ, ये विद्रोह ही फेल हो जाता है, या किस थोड़े से कारणों से हम उस विद्रोह से को अंतिम चरण तक नहीं पहुंचा पाते हैं। ये 1857 की विद्रोह का फेल्योर तो था ही। उसके साथ कानपुर में भी विद्रोह होता है। अगर हम देखें तो जो कानपुर का रिवोल्ट है, जहां मैं इस समय खड़ा हूं, ये विद्रोह की धरती है। गंगा नदी बिल्कुल 200 मीटर, 300 मीटर है, 500 मीटर मेरे अपने इंस्टीट्यूट से है। और ये सारे घाट यहीं पास में, जहां मैं, मेरा निवास है कैंट में, वहां से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर मैस्कर घाट है। आप जानते हैं मैसेकर हुआ था वहां। पहले नाना साहब के नेतृत्व में अंग्रेजों को मारा था भारतीयों ने, और उसके बाद भारतीयों को पकड़ पकड़ कर मेरे घर के आसपास के जितने वृक्ष हैं, उनमें से कोई ऐसा वृक्ष नहीं था उस समय। अगर कोई वृक्ष उस समय का आज तक है तो उसमें तो है ही। उस समय जितने भी वहां पर पेड़ लगे थे, ऐसे किसी पेड़ को नहीं छोड़ा गया था जिसमें मिनिमम 10-50 भारतीयों को फांसी न दी गई। इसीलिए उसका नाम मैसेकर घाट पड़ा। एक मेरा यूट्यूब वीडियो भी चलता है, यूट्यूब चैनल भी चलता है इसी नाम पर, वो है आलोक IAS एकेडमी। इसमें मैंने मैसेकर घाट पर एक वीडियो बनाया हुआ है। आप, अगर आपको लगता है कि मैसेकर घाट क्या है, कैसी है, थोड़ी बहुत जानकारी आपको हमने मैसेकर घाट की दिया है। और उसी के बगल में है कोयला घाट, जिसमें भारत सरकार ने कैसे नदियों का विकास किया है, सब वो वीडियो पड़ा हुआ है। आप चाहे तो वहां जाकर के उसे देख सकते हैं। तो आलोक IAS एकेडमी का यूट्यूब चैनल है, उसमें मोर देन 300 वीडियोस पड़े हैं। कुछ आपके काम के भी हो सकते हैं, आप चाहें तो उसमें देख सकते हैं। तो हाँ, हम बात करते हैं कानपुर की। तो कानपुर में जो विद्रोह होता है, रिवोल्ट होता है, उसका नेतृत्व तो नाना साहब कर रहे होते हैं। ये आप जानते हैं, जो एंग्लो मराठा वार हुआ था फाइनल, उसके बाद वहाँ के जो पेशवा थे उनको तड़ी पार किया गया था, या वो रिवोल्ट ना कर दें, तो इसलिए उन्हें महाराष्ट्र से भगा करके, महाराष्ट्र से अंग्रेजों ने हटा करके यहीं पास में कानपुर से जुड़ा हुआ जगह है बिठूर, माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार बिठूर वो जगह है जहाँ पर वेदों की रचना हुई। वहीं पर एक ब्रह्मावर्त खूंटी है, और हिंदू मैथोलॉजी के अनुसार माना जाता है कि द एपिसेंटर ऑफ अर्थ, या मध्य भाग धरती का यहाँ से है। आप सब जानते हैं। तो इस तरह से ये जो भूमि है, जो धरा है कानपुर की, ये भी कल्चर और धर्म को अपने आप में समाहित किए हुए है, अपने आप में
भरे हुए हैं और 1857 के रिवोल्ट को भी यहीं पर यहाँ पर भी किया गया था नाना साहब के नेतृत्व में। और जो बाजीराव के दत्तक पुत्र थे, गोद लिए हुए बच्चे थे, फिर वही समस्या दत्तक पुत्र वाली, और इनका भी एक पेंशन और बहुत सारे डिस्प्यूट थे, व्यक्तिगत कारण भी होते हैं जब हम रिवोल्ट करते हैं, ठीक है, और राष्ट्र के कारण भी होते ही होते हैं। तो इस तरह से कानपुर में, लखनऊ में, ठीक है, आपको या दिल्ली में या झांसी में अलग अलग समय पर आपको भारत के इन हिस्सों पर रिवोल्ट दिखाई देते हैं। फिर अगर हम जाएं इसकी बात में कि रिवोल्ट में झांसी का क्या रोल रहा, तो आप जानते ही हैं कि झांसी की घटना हम पहले बता चुके हैं कि झांसी में उत्तराधिकार की समस्याओं को लेकर के लॉर्ड डलहौजी की जो विलय की नीति थी उसको लेकर के विद्रोह हुआ, और झांसी ने एक इतनी सख्ती के साथ अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया कि अंग्रेजों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि झांसी एक महिला के नेतृत्व में। और आप जानते हैं कि झांसी हारने के बाद महारानी लक्ष्मी ग्वालियर गई, ग्वालियर के किले की विजय की। ग्वालियर के किले का भी शायद मैंने एक वीडियो बनाया, मैं गया था, नहीं शायद मैं नहीं बना पाया हूँ। तो ग्वालियर पर कब्जा करके और वो ग्वालियर पर अंग्रेजों से युद्ध लड़ती हैं और उनको वीर गति प्राप्त होती है। वो स्थान मैं देख करके आया हूँ, ड्यू टू मैं गया था वहाँ घूमने, थोड़ा बहुत घूमने की आदत है, जब भी मौका मिलता है उन कुछ जगहों पर मैं निकल जाता हूँ। कुछ ब्लॉग्स पड़े हुए हैं अलोकाइज अकेडमी चैनल में, जो ट्रैवलिंग ब्लॉग्स मैंने डाल दिए थे कि चलिए कुछ ट्रैवल हिस्ट्री आप तक पहुँचाई जाए, तो आप चाहे तो वहाँ भी जा करके देख सकते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई, कैप्टन ह्यूरोज ने एक बात कही थी कि जितने मर्द यहाँ पर लेटे हुए हैं उनमें से सबसे बड़ी मर्द महारानी लक्ष्मीबाई है। हम तो जानते ही हैं, जब हम अपनी बड़ाई करते हैं, अपने कल्चर की बड़ाई करते हैं, अपने किसी व्यक्ति की बड़ाई करते हैं, तो लगता है हम बायस्ड हो सकते हैं। लेकिन वो जो शासक जो इस देश पर सत्ता चला रहे थे, जिनको वाइट स्पेन बर्डन कहते थे कि वो गोरे हैं इसलिए उनका बर्डन है कि दुनिया को सिविलाइज करें, वो जब हमारे किसी योद्धा की तारीफ करते हैं तो दिल फक्र से चौड़ा हो जाता है। और इस तरह से हम देखते हैं कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है, वो रिवोल्ट अपने ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में किस तरह से भारतीयों को अपने साथ जोड़ता है। हाँ, ये बात भी सच है कि जो 1857 का रिवोल्ट है वो फेल क्यों हुआ, 1857 का विद्रोह क्यों फेल होता है, इस पर अगर हम परिचर्चा करें, इस पर अगर हम चिंतन डालें, तो फेलियर्स के कारणों में एक कारण जो हमारे इतिहासकार लेकर के आते हैं वो है राष्ट्रीय स्तर का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन न होना। राष्ट्रीय स्तर का एक राजनीतिक संगठन नहीं था, अंग्रेजों के पास था। दूसरा, नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय स्तर का नेतृत्व का न होना। तीसरा, अगर हम चलो इन्हीं दोनों पर बात करते हैं पहले, तो देखेंगे जो सबसे प्रमुख कारण यही दो रहते हैं कि नेशनल लेवल का कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था हमारे पास। अब जब आप सोचो, आप उस सत्ता से लड़ रहे हैं जिसका वर्चस्व पूरी दुनिया में है, आप उस सत्ता से लड़ रहे हैं जिसका सूरज कभी नहीं डूबता, आप उन लोगों से लड़ रहे हैं जो युद्ध कला में पारंगत है, जो कूटनीति में पारंगत है, जो विजय प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग क्या थे, हम तो इमोशंस के साथ कूद गए थे। एक घटना हुई और हम सब पीड़ित थे, सारे पीड़ित एक जगह हुए और एक विद्रोह का हमने प्रयास किया। तो कहीं ना कहीं हम नेशनल लेवल पर ऑर्गेनाइज्ड नहीं थे, हमारी एक फेलियर थी।
और इसीलिए हमने देखा कि 1857 के विद्रोह के बाद एक भारतीयों के अंदर हुआ कि राष्ट्रीय लेवल का पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, राष्ट्रीय लेवल का हमें एक नेतृत्व चाहिए जो चीज़ों को प्रॉपर कम्युनिकेट कर दे, यानी संचार, बेहतर संचार का न होना। अंग्रेजों के पास डाकतार की व्यवस्था थी, वो कुछ भी अपनी चीज़ें बहुत द्रुत गति से कम्युनिकेट कर सकते थे, लेकिन भारतीयों के पास कमल का फूल, रोटी जैसे एक सिंबॉलिक चीज़ों से हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपनी कम्युनिकेशन को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, और उसका परिणाम जो होना था वही हुआ, फेलियर ऑफ द मूवमेंट। तो हमारी जो कम्युनिकेशन है वो कम्युनिकेशन बहुत कमज़ोर थी और इसलिए भी हम फेल हुए। तो इसीलिए 1857 के रिवोल्ट के बाद भारत में एक ऐसे राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत हुई, या ऐसे राजनीतिक दल बनाने का प्रयास शुरू हुआ जो राष्ट्रीय चरित्र का हो। क्योंकि अगर राजनीतिक दल राष्ट्रीय चरित्र का निकल आएगा तो सीधी सी बात है कि जब राजनीतिक दल राष्ट्रीय चरित्र का होगा तो नेता भी तो राष्ट्रीय चरित्र के निकल करके आएंगे। और आप देखेंगे, हम सहमत हो या ना हो, कांग्रेस से राष्ट्रीय स्तर के नेता निकल करके आए हैं। हाँ, उससे अगर सुभाष चंद्र बोस निकल के आए हैं, जवाहरलाल नेहरू निकल के आए हैं, तो मोहम्मद अली जिन्ना भी निकल के आए हैं, वो भी कांग्रेस के ही नेता थे। ठीक है, तो दोस्तों 1857 का विद्रोह हमें ये सबक सिखाता है कि अगर हम थोड़ा सा और ऑर्गेनाइज्ड होते, थोड़े से प्रयास हमारे और गंभीर होते, तो हम 70 साल बाद की जो स्वतंत्रता है वो 70 साल पहले प्राप्त कर सकते थे। दूसरी बात ये, अंग्रेजों को एक सबक मिला कि अगर इस लेवल का रिवोल्ट आपको दोबारा कभी होता है तो भारत को दोबारा कभी भी अब स्टेबल नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंग्रेजी सत्ता ने अब वो षड्यंत्र या वो चीज़ों को करना शुरू कर दिया था जिसने भारतीयों के अंदर सांप्रदायिक जहर, या जिसने भारतीयों के अंदर अपने अपने धर्म और अपने अपने समाज के हित की बात शुरू कर दिया। वो हिंदुओं के अंदर डिस्प्यूट डालने का प्रयास कर रहे थे और हिंदू मुस्लिम्स के अंदर भी डिस्प्यूट डालने का प्रयास कर रहे थे। तो उम्मीद है कि 1857 का जो रिवोल्ट है, इस एक लेक्चर में मैंने आपको समाहित करने का प्रयास किया है। इसके बाद का जो कंटिन्यूएशन है कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल का निर्माण और उसमें कांग्रेस का निर्माण, जिसमें मुख्यतः उस पर हम लोग पर चर्चा अपनी फोकस करेंगे नेक्स्ट सेकेंड लेक्चर में। उम्मीद है कि ये मेरा प्रयास आपको पसंद आया होगा और आपको एक पूरा पैकेज 20-25 लेक्चर्स में मॉडर्न इंडिया का हम देने का प्रयास करेंगे, जिससे आप क्रमबद्ध तरीके से नॉलेज हो सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।